औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का चैप्टर हम लोग कर रहे थे, रिपोर्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने लगा हूँ आज 16(4)A, जो आपको स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, डाटा देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। Gallic Corporation, a merchandiser, recently completed its 2011 operations for the year. 1. All sales are credit sales. 2. All credit to account receivable reflect cash receipts from customers. 3. All purchases of inventory are on credit. 4. All debits to account payable reflect cash payments for inventory. 5. Other expenses are all cash expenses. And 6. Any changes in income taxes payable reflects the accrual and cash payment of taxes. The company's balance sheets and income statement follow. अब यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है, राइट साइड पे आपको गैलिक कॉर्पोरेशन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें गिवन है बैलेंस शीट की और इनकम स्टेटमेंट की। और आपको लेफ़्ट साइड पे 2 ईयर्स बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। गैलिक कॉर्पोरेशन कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स December 31, 2011 एंड 2010। December 31, 2011 और December 31, 2010 का डाटा आपके पास गिवन है, क्योंकि हमें पता है हमें जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो हमें 2 ईयर्स की बैलेंस शीट्स चाहिए होती हैं, जिसे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा डाटा आपको शो हो रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है उसको देखेंगे हम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन ईयर 2011 ट्रांजैक्शंस। परचेज इक्विपमेंट फॉर 36,000 कैश। यहाँ पे एक डाटा बताया गया है, एक चीज़ बताई गई है इंपॉर्टेंट, कि जो इक्विपमेंट ख़रीदा गया है वो कितना है, 36,000 का। फिर बी में इशू 12,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर $5 कैश पर शेयर। 12,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक इशू किए गए हैं, पर शेयर प्राइस है $5, तो हम 12,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मतलब होगा कैश रिसीव फ्रॉम इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक है, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगी। तीसरे नंबर पे डिक्लेयर्ड एंड पेड 1,11,000 इन कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और साथ उसको पे कर दिया गया है, ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आपको राइट साइड पे एक प्रोफार्मा बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें सबसे ऊपर कंपनी का नेम आता है, गैलिक कॉर्पोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011। December 31, 2011 को हमने ये स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिक्वायरमेंट में क्या कहा गया है, प्रिपेयर अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, रिपोर्ट्स इट्स कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे कंप्लीट हमने बनानी है, ठीक है, स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से, इनफ्लो और आउटफ्लो शो करते हुए। देखें, इनफ्लो के लिए पॉजिटिव साइन होगा अमाउंट्स का और आउटफ्लो के लिए ब्रैकेट यूज़ होगी, मतलब कि माइनस साइन यूज़ हो रहा होगा, वो हम साथ साथ यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड है, तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दोनों मेथड्स में यही चीज़ होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की जब बात की जाएगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, हम नेट इनकम से स्टार्ट लेंगे। नेट इनकम से जब स्टार्ट लिया तो नेट इनकम का बैलेंस हम देखेंगे कितना बैलेंस है। नेट इनकम यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है 2,01,000। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 201,000। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब नेट इनकम के बाद हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, ये हम क्या लिखते हैं, एडजस्टमेंट्स टू रिकनसाइल नेट इनकम टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस। ठीक है, ये हम यहाँ पे ये चीज़ लिखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो हम क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने ऐड करना होता है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है हमारे पास, हम देखेंगे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूज़ हो रहा है 54,000 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 54,000। ठीक हो गया। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद हम लॉस या गेन लिखते होते हैं। ठीक है, लॉस या गेन हमारे पास यहाँ पे नहीं गिवन, कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ सेल का। अगर सेल की होती, हमने इक्विपमेंट को सेल किया होता, तब हमें पता होता कि यहाँ पे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, तो लॉस और गेन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हम करेंगे, करंट एसेट्स के ऊपर चले जाएंगे, कैश को छोड़ देंगे, अकाउंट रिसीवेबल की बात करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल 2010 में 81,000 थी, 2011 में 93,000 थी। इसका मतलब है कि क्या हुई है, इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। ये करंट एसेट है हमारे पास। तो जब ये इंक्रीज़ हो रहा है, हमने देखा इंक्रीज़ कितना हुआ, 93,000 में से 81,000 हमने माइनस कर दिया। और ये हमें माइंड में रखना है कि जब भी इंक्रीज़ इन एसेट होता है, इसका मतलब होता है ये कैश आउटफ्लो कंसिडर होती है, इसकी वजह से कैश बैलेंस जो है कम हो जाए, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक हो गया, इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स में आ जाती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर भी इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। वो देखेंगे कितना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, वो हमारे पास 6,09,000 पहुंचा है, जो प्रीवियस ईयर में था 5,34,000। दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें पता चला 75,000 हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है। और हमें इसके पैटर्न से, इसके रूल से ये पता है कि जब भी एसेट्स में इजाफा होता है, करंट एसेट्स में, वो हम माइनस करते हैं, वो हम आउटफ्लो के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट, ये लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे एसेट्स, इनको छोड़ देंगे। हम लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे। लाइबिलिटी साइड पे अकाउंट पेएबल सबसे पहले लिखा हुआ है। 2010 में 96,000 था, 2011 में 69,000 हो गया। इसका मतलब है कि क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल हुआ है। ठीक है, तो जब अकाउंट पेएबल में डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब है कि हमने कैश पे कर दिया है, और कैश जब पे किया तो इसका मतलब ये आउटफ्लो है, और एज आउटफ्लो हम इसे लिखेंगे, ये भी हमारे पास माइनस में आएगी। कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं, 69,000 में 96,000 में से 69,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 27,000। ठीक है, ये डिक्रीज़ इन पेएबल, ये भी हमारा लाइबिलिटी की, तो यहाँ पे लाइबिलिटी कह रहा हूँ, लाइबिलिटी को देखा हमने, करंट लाइबिलिटी को उसमें से चेक किया, इसका मतलब ये कैश पे किया और ये माइनस पे लिख दिया। अब करंट लाइबिलिटी में इसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स पेएबल 2010 में 24,000 था, 2011 में हो गया 27,000। इसका मतलब है इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज़ इन इनकम टैक्स पेएबल। तो इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब है ये एज इनफ्लो आ जाएगी, पॉजिटिव अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हमारे पास बन गया, 3,000। ठीक है, ये 3,000 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने चेक किया इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स को, हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बच रही कि जिसको हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना लिखा हो, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इन दोनों, इन सारी अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे, टोटल हम इसका फाइंड करेंगे, और इसको, ये जो हमारे पास आउटर कॉलम, 2 कॉलम्स हमने बनाए थे, यहाँ पे आके हम लिख देंगे। देखिए 201 जो 1000 हमारे पास आ रहा है, ये पॉजिटिव है, पहले हम पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस जो है वो उनमें से डिडक्ट कर देंगे। 201,000 प्लस 54,000, ठीक है, प्लस 3,000, माइनस वाली अमाउंट्स में आ जाएगा 12,000 माइनस करेंगे, 75,000 माइनस करेंगे, 27,000 माइनस करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1,44,000। पॉजिटिव है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1,44,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस आया है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, यहाँ पे
अगर होता ना हमारे पास ये बैलेंस नेगेटिव आता तो इस स्टेटमेंट में मैंने लिख देना था नेट कैश यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हुआ पोर्शन पहले वाला। अब दूसरा यहाँ पे लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो हेड्स हैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये हेड्स कौन से हैं। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, आपने ये देखना होता है कि कोई एसेट परचेज़ किया या कोई एसेट सेल किया हमने। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं परचेज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब देखा तो पहली चीज़ ए नंबर पे नज़र आ रहा है परचेज इक्विपमेंट फॉर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। ठीक है, कैश के लिए खरीदा है। तो अब यहाँ पे देखूंगा मैं कितनी कैश पे किया है। देखिए, जब ख़रीदा है आपने तो इसका मतलब है ये आउटफ्लो हुआ है, और कितनी अमाउंट के साथ, 36,000 के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब परचेज़ के बाद होता है दूसरा काम, होता है कि सेल वाली अमाउंट हमने लिखनी है। सेल ऑफ एसेट इक्विपमेंट है, सेल ऑफ इक्विपमेंट। लेकिन जब हमने एडिशनल डाटा और सारी चीज़ें देखी तो वहाँ पे हमें पता चला कि सेल का तो जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो जब सेल का जिक्र नहीं है तो यहाँ इसका मतलब है ज़ीरो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको अब चेक कर लेंगे कि नेट हमारे पास कितना बैलेंस बचता है। ये सीधी सीधी अमाउंट है, 36,000 हमारे पास नेगेटिव की अमाउंट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रीज़न में क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो, ये चीज़ आ गई 36,000। तो यहाँ पे लिख दूंगा नेट कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था कि अगर नेगेटिव बैलेंस हो तो उसे हम नेट कैश यूज्ड बाय कहते हैं। ठीक है, ठीक है, नेट कैश यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया। नेक्स्ट थर्ड पोर्शन हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको भी ज़रा हाईलाइट कर देते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में थर्ड पोर्शन इसका ये निकला। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है। एडिशनल डाटा को देखा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इशू 12,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर कैश। तो इसमें हम यहाँ पे ये लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक है, कितना 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे ये कितनी अमाउंट बच जाएगी, ये बन जाएगा 12 5 60,000। ठीक है, ये 60,000 आ गया हमारे पास। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि ये 60,000 कैसे आया है। 12,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। ठीक है, और पर शेयर जो प्राइस थी वो हमारे पास 5 थी। तो 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 60,000 हमारे पास निकल आया। उसके बाद साथ कह रहा है डिक्लेयर्ड एंड पेड कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड पेड यहाँ पे लिख दूंगा मैं, कैश डिविडेंड पेड। ये भी हमारा आउटफ्लो के तौर पे आएगा। कितनी अमाउंट बनेगी जब पेमेंट करने हैं हम, तो इसका मतलब है कि ये आउटफ्लो है 11,000, ये हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हम डाटा में देखते हैं, एडिशनल डाटा कंप्लीट हुआ, ऊपर भी चेक किया हमने, नीचे भी हमारे पास इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका भी टोटल करेंगे। ठीक है, 1,11,000 हमारे पास नेगेटिव है और 60,000 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो नेट जो रिज़ल्ट हमारे पास बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव कितना बन रहा है हमारे पास, इन दोनों में से माइनस करेंगे 51,000। अब ये 51,000 क्या चीज़ आई है हमारे पास, ये हम यहाँ पे लिख देंगे
कैश यूज्ड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश यूज बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास ये निकल आया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आउटर कॉलम में अमाउंट्स हैं इनका टोटल करना है हमने। 1,44,000 पॉजिटिव है, 36,000 नेगेटिव है, 51,000 नेगेटिव है। ठीक है, इन तीनों का टोटल हम करेंगे। ठीक है, इन तीनों का टोटल हम करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 1,44,000 माइनस 36,000 माइनस 51,000। ये ज़रा चेक करते हैं कितनी अमाउंट बनती है। 1,44,000 माइनस 36,000 माइनस 51,000, 57,000। अब ये 57,000 पॉजिटिव आई है हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये क्या शो कर रहा है, नेट इंक्रीज़ इन कैश। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो हम लिख रहे थे यहाँ पे कि नेट डिक्रीज़ इन कैश, नेट इंक्रीज़ इन कैश। ये इंक्रीज़ हो गया। इसमें हम ऐड करते हैं, ऐड क्या चीज़ करेंगे यहाँ पे, बिगनिंग बैलेंस ऑफ कैश। बिगनिंग बैलेंस ऑफ कैश हमें कहाँ से मिलेगा, 2010 में जो दिया हुआ 1,17,000। ठीक है, आउटर कॉलम में लिख के 1,17,000 ये हमने ऐड करना है इसमें। ठीक है, अब ऐड करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, जो आ जाएगा, उसे हम कह देंगे एंडिंग बैलेंस फॉर कैश। इन दोनों को ऐड करें ज़रा, कितना बन रहा है, 1,74,000। ठीक है, 1,74,000। यहाँ पे अब नीचे मैं लिखूँगा एंडिंग बैलेंस फॉर कैश, मतलब 31 दिसंबर 2011 को वो कितना आ गया, 1,74,000 आ गया। अगर इसको हम चेक करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, तो ये जो कैश बैलेंस गिवन था 2010 में 1,17,000 था, 2011 में 1,74,000 था। दोनों का डिफरेंस चेक किया गया तो वो 57,000 बनता है, और वो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रूव कर दिया कि वाकई इतना बनता है। अब इस क्वेश्चन में चेक आंसर जो गिवन है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का गिवन है सिर्फ 1,44,000। तो ये हम यहाँ से इसको साबित कर सकते हैं कि हाँ जी, हमारा भी जो कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आया 1,44,000 का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आज का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।